200 अरब रुपए की टारगेट की बात करते हैं या इवन उससे भी ज्यादा, तो फिर ये टारगेट हासिल कैसे होगा? ये जो मेजर्स हैं इससे तो ये हासिल नहीं होने वाला। देखिए, टारगेट पे तो पहले से ही सवालिया निशान है। अगरचे एफबीआर का ये दावा है कि हम नॉमिनल ग्रोथ और प्लस जो हमने मेजर्स दिए हैं उसके जरिए हम ये हासिल कर लेंगे। उनका ये कहना है कि नॉमिनल ग्रोथ और जो इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो लिए हैं उससे हम वैसे ही 9,000 कर लेंगे, और 200 का हमने एडिशन टैक्स लगाया है। आप भी अरसे से कवर कर रहे हैं और यही मसला होता है। आईएमएफ भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इस तरह के जो इन्फोर्समेंट जो मतलब उस तरह फुली जो है वो तैयारी के साथ साहब इनके क्या कहने, फरवरी में ये हमें बता रहे थे एफबीआर वाले कि हम वैसे ही 7,640 अरब कर लेंगे, अब 7,000 की भी बात नहीं कर रहे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अंजुम निसार साहब आपकी तरफ आती है, अगर आप हमें सुन पाए। फाइनली अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सागदार साहब से जब वो स्पीच करने के लिए उठेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, तो इंडस्ट्री के लिए उनको क्या करना चाहिए? योर फाइनल कमेंट्स। इंडस्ट्री ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इंडस्ट्री का पहिया चलने दे, उसके नतीजे में जॉब्स क्रिएट होंगी। आप उस पर टैक्स कम से कम रखें। अच्छा, आप 300% टैक्स लगा दें, क्या उसके नतीजे हासिल हो जाएंगे? आप उनको थोड़ा बेस तो दें। अगर आप इन पर टैक्स लगाते चले जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो आपका कम होता चला जाएगा, जो ऑलरेडी लोएस्ट लेवल पे है। यानी आप युगांडा, घाना, बांग्लादेश से तो आप बहुत ही पीछे है। तो आपका आगे कोई फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि जो आबादी है 25 करोड़, इनको आपने कैसे सेट कर, आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, चूंकि उनकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इंडस्ट्री वाले नई इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, तो जॉब्स कहां से क्रिएट होगी? तो मैं समझता हूं ये बजट एक, जैसे मैंने कहा, प्लीज इंडस्ट्री क्लाइमेट दें। आपका जो इंटरेस्ट रेट है 21% पे, कोई दुनिया के बड़ा इंटरेस्ट, ये डिस्काउंट रेट है 21%, यानी 24 से 25% आपकी आज अगर आप बैंक से पैसे लेने जाए तो आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पड़ती है इस इंटरेस्ट रेट। अच्छा अंजुम साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आई बिलीव कि आप सार्क चैम्बर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ देखें कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक जो फंडामेंटल्स हैं कि दुनिया में जो भी मुल्क ग्रो करते हैं वो एज अ रीजन के तौर पर ग्रो करते हैं। डू यू थिंक कि कोशिश माजी में भी होती रही कि ये जो हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं, खास करके भारत के साथ जो ट्रेड का मामला है, इस पर हमें कोई फैसला ले लेना चाहिए? मसलन कुछ चीजों के ऊपर डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी हम बायलैटरल को ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन जैसे फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है वो हमारी मजबूरी है, वो अभी भी हमने उनको एग्जेम्पशन दी हुई है। डू यू थिंक कि इसके ऊपर भी हमें कोई फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि उससे भी शायद जो हमारी मईशत है उसको एक बूस्ट मिल सकता है? देखिए, एक तो पहले मैं सार्क में रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन मैं बताऊं, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क आप बता दें जो रीजनल ट्रेड के बगैर आगे बढ़ाओ। आज कनाडा की नेक्स्ट डोर नेबर से कोई 82% एक्सपोर्ट कनाडा का माल अमेरिका जाता है। यूरोपियन यूनियन में आपस में उनकी कोई 50% से ज्यादा आपस में ट्रेड है। एशियान को देख ले 35% आपस में ग्रोथ करते हैं। हमारी तो 3-4% सार्क रीजन के आपस में ट्रेड है, वो भी इंडिया जो नेक्स्ट डोर बड़ा नेबर है। आप बिजनेस की बात करें, सियासत असाइड, आपको अपने नेबर से बिजनेस करना पड़ेगा। हमने पहले एक रिसर्च की थी जिसमें 33 हमने 23 आइटम्स जीते, जिसमें हमने देखा हम 16-17 आइटम में पाकिस्तान कम्पिटिटिव है। आपको हमेशा बड़े नेबर का फायदा होता है। आपको इधर सोचना होगा, आपको अपने नेबर से बिजनेस बढ़ाना होगा। अफगानिस्तान जैसा छोटा मुल्क जिससे हमारी तिजारत कई बिलियन डॉलर चली गई थी, दुबई से आप बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करते हैं, हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इंडिया अब यहाँ से आपने बार्टर ट्रेड किया, बहुत अच्छा इकदाम किया है। जब तक आप अपनी रीजनल ट्रेड अपने रीजनल में, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो आपको कम पड़ती है। इंडिया आपको 50 से 100 डॉलर पड़ता है, आप बाहर अमेरिका एक्सपोर्ट करेंगे। आपके अल्फाज आगे अंजुम निसार साहब, आपके